हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम की लर्निंग प्रोसेस के अंदर रीइंफोर्समेंट एंड एक्सटेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो को बिगिन करते हैं। ये चैप्टर हम ले रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से, और क्लास 11 के चैप्टर नंबर 6 की एनसीईआरटी की बुक आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हर वीडियो में मैं आपके साथ बुक को स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, तो आप मेरे साथ स्क्रीन पर भी बने रह सकते हैं और वहां से भी इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए क्विकली बिगिन करते हैं कि व्हेन लर्निंग टेक्स प्लेस बी इट क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो फार हमने क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों को ही समझ लिया है, दोनों की ही थ्योरीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो किसी भी टाइप की लर्निंग हो, इट इन्वॉल्व्स द अकरेंस ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस। जब लर्निंग होती है तो इसके अंदर सब प्रोसेसेस होते हैं। लर्निंग खुद भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन लर्निंग के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं या पूरे प्रोसेस को मेंटेन रखते हैं, जो कि खुद में भी प्रोसेसेस की तरह वर्क करते हैं। दीज इंक्लूड, यहाँ पे नेम्स को ही सिर्फ अभी मेंशन किया गया है, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही। रीइंफोर्समेंट, एक्सटेंशन और नॉन अकरेंस ऑफ लर्नड रिस्पॉन्स, जनरलाइजेशन ऑफ लर्निंग टू अदर स्टिमुलाई अंडर सम specifiable conditions, discrimination between reinforcing and non-reinforcing stimuli and spontaneous recovery। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो केवल नेमिंग की गई है, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारे आज के क्लास के इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, तो इनको डिटेल में ही समझेंगे। यहाँ पर मैं इसको कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक एक करके ही ये सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए रीइंफोर्समेंट से बिगिन करते हैं कि रीइंफोर्समेंट इज द ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग अ रीइंफोर्सर बाय द एक्सपेरिमेंट। किसी भी कंडीशन में जब हम कोई लर्निंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटर यानी जो पर्सन रीइंफोर्समेंट के प्रोसेस को अप्लाई करता है वो ऑपरेट करता है इस प्रोसेस को। बेसिकली reinforcers are stimuli that increase the rate or probability of the responses that precede। जब हम किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो मोटिवेशन है यहाँ पर, ये कहलाता है रीइंफोर्सर। तो रीइंफोर्सर्स आर द स्टिमुलाई दैट इंक्रीज द रेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेस्पॉन्स दैट प्रीसीड। जब आप कोई पर्सन किसी वर्क को कर रहा है, आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, तो क्या आपको आउटकम मिलेगा? वो उस वर्क के रेट को, स्पीड को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, बेहतर कर देगा। तो यही कहलाते हैं रीइंफोर्सर, जो हमारी सिचुएशन को और बेटर बनाते हैं। रीइंफोर्समेंट के थ्रू हमेशा सिचुएशन बेटर होती है, लर्निंग बेटर होती है, काम अच्छे तरीके से निकल कर आता है। एनफोर्समेंट का यही मेन वर्क होता है। We have noted that reinforced responses increase in rate while non-reinforced responses decrease in rate। अगर कोई बच्चा कुछ लर्न कर रहा है और लर्निंग के प्रोसेस में वो है, मान लीजिए वो किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहा है और आप उसको किसी भी तरीके का कोई मोटिवेशन नहीं देते, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फीडबैक नहीं है उसके लिए, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस के डिके होने के चांसेस रहते हैं। A positive reinforcer increases the rate of response that precedes its presentation। वही बात है, रिपीट हो रही है। Negative reinforcers increase the rate of response that precedes their removal or termination। जब नेगेटिव reinforcement दिया जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव होती है कोई सिचुएशन, उस नेगेटिविटी को उसके थ्रू हम नेगेटिव reinforcement से रिमूव कर देते हैं। Negative reinforcers increase the rate of the response। The reinforcers may be primary और secondary। दो तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हो सकते हैं। अ प्राइमरी रीइंफोर्सर इज बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सिंस इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनिजम्स सर्वाइवल। प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होता है? जैसे कि फूड फॉर अ हंग्री ऑर्गेनिज्म, ये प्राइमरी है, मतलब बेसिक जो है उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, जो बेसिक नीड्स हो गई हमारी। जैसे फूड हो गया किसी हंग्री ऑर्गेनिज्म के लिए, फूड पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको मोटिवेशन देगा। आप ऐसे समझिए कि कोई एक बहुत गरीब पर्सन है, तो उसके लिए पहले आपने रोटी कपड़ा मकान ये वाला प्रिंसिपल तो समझा ही हुआ है, उसके लिए पहले वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ये कहेंगे कि पहले ये साइकोलॉजी की बुक पढ़ लो या ये नॉलेज गेन कर लो, तो वो उसके लिए मैटर नहीं करेगी, वो उसको मोटिवेट नहीं करेगी, वो उसे रीइंफोर्स करेगी ही नहीं। उसके लिए रीइंफोर्समेंट क्या है कि उसको पहले खाना मिल जाए, उसको कपड़े मिल जाएं, उसको शेल्टर मिल जाए, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्राइमरी रीइंफोर्सर इन्हें हम कहते हैं। A secondary reinforcer is one that has acquired characteristics of the reinforcer because of the organism's experience with the environment। We frequently use money, praise and grades as reinforcer। जैसे मैंने अभी बात करी कि जब एक पर्सन अपनी लाइफ में बेसिक नीड्स को एक्वायर कर लेता है, फिर उसके ऊपर आने वाली चीजें जो भी होंगी वो सब कुछ सेकेंडरी मोटिवेशन का काम करेगा या सेकेंडरी रीइंफोर्सर का काम करेगा, कहना चाहिए हमें। क्योंकि
उसके यूज से, सिस्टमेटिक यूज से हम पर्सन को और बेटर बना सकते हैं, एनहांसमेंट उसमें कर सकते हैं। Systematic use of reinforcer can lead to the desired response. Such a response is shaped by reinforcing successive approximations to the desired response. जब हम reinforcer का प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, सिस्टमेटिक वे में यूज करते हैं, हमने अभी यहाँ पे एक गरीब पर्सन की बात करी है, पुअर पर्सन की बात करी है, तो ऐसा नहीं है कि पुअर पर्सन को लाइफ में मोटिवेशन नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमें सिस्टमेटिक वे में चलना होगा। पहले हमें उसे क्या देना है, पहले उसकी बेसिक नीड्स, उसको प्राइमरी रीइंफोर्सर देना है। जब वो चीज पूरी हो जाएगी तभी वो आगे बढ़ेगा। इसे मैं आपके एग्जाम्पल से भी जोड़ सकती हूँ। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए या कोई भी क्लास ले लीजिए, जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो आपने ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप इसके बैकग्राउंड्स पढ़कर आए हैं। साइकोलॉजी के केस में ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो क्लास 11th में फर्स्ट क्लास है साइकोलॉजी की, तो उसका एग्जाम्पल हम नहीं लेते हैं, किसी और सब्जेक्ट का ले लेते हैं। मान लीजिए मैथ्स आपके पास है, तो आप बचपन से बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते आए हैं, आपने बॉडमास का रूल पढ़ा है, फिर यूनिटरी मेथड पढ़ा है, बहुत सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, कैलकुलस पढ़ी है, सब कुछ पढ़ने के बाद आज आप इस मैथ्स को पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको जो चीजें दी गई उसके बाद ही आप इन चीजों को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ये कुल एग्जैक्टली आप जो मैस्लो की थ्योरी है ना, मैस्लो का हायरार्की का जो नीड्स का मोटिवेशन प्रिंसिपल है, उस पर बेस्ड है। हालांकि वो अभी आपने नहीं पढ़ा है, वो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट इन जनरल अगर आप जानते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, किसी चीज का एस्केप हो जाना, अवे हो जाना। लेकिन आप सोच के देखिए यहाँ पे किस चीज के हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लर्निंग के एक्सटेंशन की। जैसे हमने रीइंफोर्समेंट दिया तो लर्निंग को बेटर बनाया, इंप्रूव करा। अब एक्सटेंशन कब होगा? जब रीइंफोर्समेंट ही नहीं मिलेगा। आप भी सोचिए, अगर किसी चैप्टर को आप रिवाइज ना करें तो आप भूल जाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लर्निंग का भी एक्सटेंशन होता है। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सटेंशन को आपकी बुक से। Extinction means disappearance of a learned response due to removal of reinforcement from the situation in which the response used to occur. क्लियरली कहा गया है यहाँ पे कि एक्सटिंक्शन क्या है, कि जब कोई भी लर्न किया हुआ रिस्पॉन्स डिसअपियर होने लग जाए, धीरे धीरे गायब होने लग जाए। और वो कब होगा? जब उसमें रिवीजन की कमी होगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब वो रिवाइज नहीं किया जाएगा तो वो एस्केप होना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द सिचुएशन इन विच द रिस्पॉन्स यूज्ड टू अकर। जिस सिचुएशन में होता था, अब अगर हम उसमें रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो वो चीज गायब होने लग जाएगी। इफ द अकरेंस ऑफ CSCR इज नॉट फॉलोड बाय द US इन क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको वो थ्योरी याद होगी जो हमने अभी पहले के वीडियोस में डिस्कस की है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता था कि जब अगर CS और CR US को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कंडीशन स्टिमुलस एंड कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन स्टिमुलस को फॉलो नहीं कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, और लिवर प्रेसिंग इज नो मोर फॉलोड बाय फूड पैलेट्स इन द स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स में क्या होता था कि जो रैट था वो फूड पैलेट को ऑब्टेन करने के लिए लिवर को प्रेस करता था। अगर वो ऐसा करना बंद कर दे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो रैट भूल जाएगा। यहाँ पे उसके माइंड से एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा उस पूरे प्रोसेस का, जिसकी वजह से ये पूरी थ्योरी चल रही थी। The learned behavior will gradually be weakened and ultimately disappear. धीरे धीरे वो जो learned behavior था वो fade away होना शुरू हो जाएगा, disappear होना शुरू हो जाएगा, और ultimately क्या होगा, यहाँ पे extinction begin हो जाएगा। Now comes a line, learning shows resistance to extinction. इसे ध्यान से समझिएगा। ये तो वैसे 5 words की एक लाइन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक की तरह भी ये यूज होती है। लर्निंग शोज रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। लर्निंग जो होती है वो एक्सटिंक्शन को रोकती है, रेजिस्ट करती है, स्टॉप करती है। और बहुत सिंपल स्टेटमेंट है अगर आप इसको एकदम क्लियरली देखें तो, कि अगर किसी चीज की लर्निंग लगातार होती रहेगी तो उसमें एक्सटिंक्शन होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे, उसको स्टॉप करेगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप अपने चैप्टर को रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, तो आप क्या होगा, उसको भूलने के चांसेस कम होंगे और पक्के से अच्छे से याद हो जाएगा वो आपको। इनफैक्ट इट मीन्स दैट इवन दो द लर्न्ड रिस्पॉन्स इज नाउ नॉट रीइंफोर्स्ड, इट वुड कंटिन्यू टू अकर फॉर सम टाइम। अगर आपने किसी क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से लर्न किया हुआ है तो आप देखिए, अच्छा लर्निंग होने की वजह से वो काफी टाइम तक आपके माइंड में रहेगा। लेकिन अगर आप उसको 2 महीने 3 महीने के बाद भी रिवाइज ना करें, 4 मंथ्स के बाद रिवाइज ना करें, तो क्या होगा? ये तो अपनी अपनी मेमोरी पर भी डिपेंड करता है कि कितना लंबा वो हमारे अंदर रह जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि अगर हम उसको रिवाइज ना करें, यानी रीइंफोर्समेंट ना दें तो क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। मतलब आप वो क्वेश्चन आंसर भूल जाएंगे। और ऐसा होता है, आपने जितना कुछ आज तक पढ़ा है आपको सब कुछ याद नहीं होगा। यही है एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल।
However, with increasing number of trials without reinforcement, the response strength gradually diminishes and ultimately it stops occurring. वही बात मैंने जो अभी आपको बताई. How long a learned response shows resistance to extinction depends on a number of factors. कई factors पर ये depend करता है extinction जो होता है. It has been found that with increasing number of reinforced trials, resistance to extinction increases and learned response reaches its highest level. जितना ज्यादा आप रीइंफोर्समेंट करेंगे, वही वापस से मैं आपका चैप्टर वाला क्वेश्चन आंसर वाला एग्जांपल ले रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जितना ज्यादा इसमें आप रीइंफोर्समेंट के ट्रायल बढ़ाएंगे. यहाँ रीइंफोर्समेंट के ट्रायल क्या है? आपका उस चैप्टर को रिवाइज करना, क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करना, रिकॉल करना, यही है यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जो आप खुद को दे रहे हैं. ओके, जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इंक्रीजेस. देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे अक्सर इस चैप्टर में से ये लाइन मुझसे पूछते हैं कि रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है. इसको आप इसका ऑपोजिट भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. अगर अपने आंसर में आप कहीं लिख रहे हैं कि एक्सटिंक्शन डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन इंक्रीजेस और एक्सटिंक्शन डिक्रीजेस. अब आप मेरे वर्ड को सुनने के बाद समझ गए होंगे कि उसका ऑपोजिट वर्ड है. एंड लर्न रिस्पॉन्स रीचेज इट्स हाईएस्ट लेवल. और जब आप बार बार रीइंफोर्समेंट देते हैं तो उसका एक्सटिंक्शन रुकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्सटिंक्शन का रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है. एक ही बात है, दोनों ऑपोजिट करके मैंने बोला है. और हमारे लर्निंग जो होती है वो और अच्छे से स्ट्रेंथन होती जाती है, अच्छे से हमको क्वेश्चन आंसर लर्न होता जाता है. एट दिस लेवल परफॉर्मेंस गेट्स स्टेबलाइज्ड. इस पॉइंट पर आकर क्या होता है, परफॉर्मेंस हमारी या हमारी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है. आप देखिए जब आप किसी क्वेश्चन आंसर को लर्न करते हैं तो एक पॉइंट वो भी आता होगा जब आप सोचते हैं अरे मुझे अच्छे से याद हो गया, मैं इससे ज्यादा क्या याद करूँ इसको, तो मुझको बहुत अच्छे से ये चीज आ चुकी है. किसी भी केस में, नॉट जस्ट क्वेश्चन आंसर, आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं, कोई सम करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी टॉपिक रिवाइज करते हैं. मैं बार बार आपकी पढ़ाई से इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपके लिए अभी लर्निंग वही है, मेजर लर्निंग तो वही है, बाकी तो बहुत कुछ आप अपने एनवायरमेंट से लर्न कर रहे हैं और हर केस में एप्लीकेबल है. आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ट्रायल्स डू नॉट मेक अ डिफरेंस इन द रिस्पॉन्स स्ट्रेंथ. एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब हमें बहुत ज्यादा मगअप किया जाता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, मोटिवेट किया जाता है. फिर एक पॉइंट ऐसा आता है हम बहुत कॉन्फिडेंट इनफ हो जाते हैं, उसके बाद हमें जरूरत भी नहीं पड़ती. रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग एक्विजिशन ट्रायल्स. बियॉन्ड दैट एनी इंक्रीज इन नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन. वही बात है, रिपीट किया गया है इस बात को कि जो एक्सटिंक्शन का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा अपने इन्फोर्समेंट देंगे उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. दैट एनी, और इसके अलावा ये कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन. जब हम नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट को रिड्यूस करते हैं तो रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन भी रिड्यूस होता है. Studies have also indicated that as the amount of reinforcement increases during the acquisition trials, resistance to extinction decreases. एक ही बात है जो मैंने अभी आपको बताई. If the reinforcement is delayed during acquisition trial, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम reinforcement देने में देर कर दें. जस्ट इन केस आप reinforcement टॉपिक से क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट आपको चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगी और यहाँ पे टॉपिक में भी आपको रहेगी अवेलेबल. कि जब हम रीइंफोर्समेंट के टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ आते हैं तब हम समझ पाते हैं कि रीइंफोर्समेंट में अगर डिले कर दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट लर्निंग पर आता है. अगर हम किसी को मोटिवेशन देने में या रीइंफोर्समेंट देने में देर कर देते हैं तो फिर उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है. Reinforcement in every acquisition trials make the learned response to be less resistant to extinction. In contrast, intermittent or partial reinforcement during acquisition trials makes a learned response more resistant to extinction. यहाँ पे reinforcement अगर हम हर एक ट्रायल में जब हम reinforcement को इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, learned response को एक्सटिंक्शन को कम कर देता है. जबकि इंटरमिटेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट तो आप जानते होंगे कि जब हमें गैप करके देते हैं, एक ब्रेक कर करके जब हम देते हैं तो वो इंटरमिटेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहलाता है. जब ये दिया जाता है एक्विजिशन ट्रायल मतलब पूरा लर्निंग का प्रोसेस, मेक्स अ लर्न रिस्पॉन्स मोर रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन. तो ये हमारा टॉपिक था रीइंफोर्समेंट एंड एक्सटिंक्शन जो हमने आज के वीडियो में अंडरस्टैंड किया. नेक्स्ट वीडियो में हम जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करेंगे. ये जो आज की क्लास है और जो नेक्स्ट क्लास है वो दोनों ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बट मैंने इस वीडियो को इसलिए डिवाइड किया है जिससे कि आप आराम से समझ सके, एक साथ आपके ऊपर बर्डन ना आ जाए सारे टॉपिक्स का और कोई दिमाग में आपके
क्रैश ना हो। तो नेक्स्ट टॉपिक को जरूर अंडरस्टैंड करिएगा थ्रू द नेक्स्ट वीडियोस, एंड आई विल बी सीइंग यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम होपिंग दैट यू हैव लाइक द कंटेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।